अच्छे से नहीं समझ पाए थे, तो इसमें हम आपको और अच्छे से डिटेल समझाएंगे जरा इस बात को। जैसा तुम लिखते चलिए रहा, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, थ्रू ग्लास स्लैब। ये देखिए, ये हमारा एक ग्लास स्लैब था, ये हमारा एक ग्लास स्लैब है। इस ग्लास स्लैब में ये हम आपको पहले कर दें, एयर है, ये एयर है और ये ग्लास है। तो यहां से देखिए, यहां से होते हुए लाइट, सबसे पहले लाइट यहां से होते हुए यूं, और यूं लाइट यहां से यूं आई। लाइट का डायरेक्शन इस तरीके का था, हमने इन्हें सेपरेट देखा था, लेकिन ग्लास स्लैब में हम कंबाइन करके देखेंगे इस तरीके से। ये लाइट जो थी ग्लास स्लैब में एक साथ यहाँ पे आके पड़ी। अब जैसा कि एयर रेयर मीडियम है, ग्लास डेंसर मीडियम है, तो इस तरीके से इस कंडीशन में क्या हुआ, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा, नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड करेगा ये। तो इसमें हमें बेंडिंग नजर आती है टुवर्ड द नॉर्मल, ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया, इसलिए ये भी कुछ नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब नॉर्मल की तरफ बेंड किया तो जो डायरेक्शन, जो यूं जा रहे थे, अब उनका डायरेक्शन थोड़ा यूं होने लगा, अब इस तरीके से वो यहां से आने लगे। देख सकते हैं जो यूं जा रहे थे पार्टिकल, अब वो हल्के से यूं हो गए पार्टिकल, एयर के पार्टिकल जो थे इस तरीके से आ गए। अब क्या हुआ, ये ग्लास है और ये एयर है। अब इस ग्लास से एयर की तरफ भी आएंगे, तो ये ग्लास से एयर की तरफ जब भी आएंगे तो क्या हुआ, फिर ये डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ चलेंगे। तो जब डेंसर से रेयर मीडियम चलेंगे ये, तो डेंसर से रेयर मीडियम चलने पर दोबारा से अपने डायरेक्शन को अज्यूम करने की करेंगे। तो उन्होंने दोबारा से रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ चलने की कोशिश की, तो यहां से यूं, फिर यहां से यूं होते हुए फिर दोबारा से उस तरीके से रास्ते पे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस कंडीशन में ये नॉर्मल से थोड़ा दूर जाएंगे, नॉर्मल से थोड़ा दूर जाएंगे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस तरीके से देखिए, लाइट यहां से वेव के फॉर्म में यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने बेंडिंग दोबारा नॉर्मल दिखाया, और नॉर्मल की तरफ बेंड दिखाने के बाद में ये यहाँ से यूं होते हुए दोबारा से ऐसे चलने लग गया। ये उसी ग्लास स्लैब की तरह ही हुआ इसमें। ग्लास स्लैब जो हमने आपको दिखाया था, जैसे कि यहाँ पर आया था, लाइट यहाँ पर आई, लाइट आने के बाद नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, नॉर्मल की तरफ बेंड होने के बाद दोबारा से बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमने से इंसिडेंट रे बोला था, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये इमर्जेंट रे, और ये नॉर्मल, पहला नॉर्मल और ये दूसरा नॉर्मल। इस तरीके से एक ग्लास स्लैब जो होता है उसमें रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। ग्लास स्लैब का रिफ्लेक्शन देखने के बाद अब हम जो देखने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं, दो होते हैं हमारे, उन दोनों लॉ को हम वन बाई वन करके देखते हैं। नेक्स्ट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यहां से देखिए, ये लाइट यहां से देखिए, ये वाली, ये यहां से यहां पे आया, ये रे जो थी, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे थी। ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये है हमारा नॉर्मल, यहां से ये है नॉर्मल परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर जो से
ये हमने इसे एयर माना, इसे हमने ग्लास माना। अब जब यहाँ से पास हुई तो बेंट टुवार्ड द नॉर्मल हुआ, लाइट जो थी बेंट टुवार्ड द नॉर्मल। ये जो इसे इंसिडेंट बोला तो इस रे को बोला रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। एंगल इन बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, इसे हमने इंसिडेंट एंगल बोला। और यहां से यहां जो एंगल आया इसे हमने बोला रिफ्रैक्टेड एंगल, ये बोला रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। इस ये पॉइंट जो है, ये जो वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने बोला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये वाला जो पॉइंट है इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे आपस में आके मीट करती हैं, इन्हें बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये हमारा ये इंटरफेस, ये हमारा क्या है? ये हमारा इंटरफेस है। तो इन सब बातों को समझने के बाद ये हमारा नॉर्मल है, ये दैट इज द नॉर्मल। तो इन सब बातों को समझने के बाद अब हम अपने फर्स्ट लॉ पे चलते हैं। फर्स्ट लॉ, that is according to first law, incident ray, incident ray, refracted ray, refracted ray and normal lie at the point of incidence, मीन टू से इंसिडेंट रे जो उससे पड़ रही है वो, और रिफ्लेक्टेड रे जो यहाँ से पास होकर गई है, और नॉर्मल, तीनों के तीनों मीट करेंगे। लाई एट द, लाई और मीट, हम दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, लाई भी कह सकते हैं और मीट भी कह सकते हैं। लाई एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और मीट एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, इसके बाद सेकंड लॉ, सेकंड लॉ according to second law, according to second law, according to second law, ratio of sine angle, ratio of sine angle of incidence to the angle sine angle of reflection या refraction, sine angle of refraction is remain constant, write down fast। तो क्या कहने का मतलब है? साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज, इनके रेशियो को हमेशा कांस्टेंट रखा जाता है। मीन टू से साइन आई
अपॉन साइन आर। साइन आई मीन टू से ये एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट। देखो यहां से देखो ये तो दोबारा से हम दोनों एंगल दोनों को समझते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन टू से इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाई करते हैं तीनों। सेकंड लॉ बोलता है कि साइन एंगल रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। और हम साइन एंगल इन दोनों के रेशियो को हम एक नाम देते हैं जिसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन आई एंड साइन आर को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसके लिए एक स्पेशल वर्ड होता है जिससे हम डिनोट करते हैं, जो बोलते हैं म्यू। इस तरीके से साइन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एक स्पेशल साइन होता है जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, साइन आई एंड साइन आर। तो साइन आई एंड साइन आर जो रहता है इसे हम लिखें तो कैसे कहेंगे, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन है। म्यू जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन होता है जिससे हम डिनोट करते हैं इसको। प्लस माइनस कुछ नहीं था इसका। और हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट भी नहीं होती है। क्या हुआ, तुम लिख क्यों नहीं रही हो? देखो मैं फिर रीच कर दूंगा, फिर करती हैं। हमने सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से देखा था, क्या था, म्यू की वैल्यू क्या आई थी हमारी, साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर आई थी। इसका मतलब क्या है, सपोज करो यहाँ से ये मान नॉर्मल है, यहाँ से इंसिडेंट रे यहाँ से आया। इंसिडेंट रे जो था यहाँ 60 डिग्री के एंगल से आया। कितने के, 60 डिग्री के एंगल से इधर आता है। 60 डिग्री एंगल से आने के बाद यहाँ पे इसका जो एंगल रह जाता है वो जस्ट 30 डिग्री रह जाता है। कितना, 30 डिग्री रह जाता है। एंगल कम हो जाता है, बेंड और नॉर्मल की तरफ, तो क्या होगा, एंगल कम होगा। तो यहाँ से जाने पर यहाँ पर जो एंगल आई की वैल्यू, इसमें हमारी एंगल आई की वैल्यू 60 है और यहाँ पे एंगल आर की वैल्यू 30 है। तो म्यू कितना होगा, म्यू, तो क्या करेंगे, साइन 60 अपॉन साइन 30, साइन 30 हमने किया। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। वैल्यू रखने पर, म्यू की वैल्यू रखने पर म्यू इक्वल टू साइन रूट, यहाँ पे साइन कौन रहेगा फिर, √3/2 अपॉन 1/2। सॉल्व करने पर ये कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा, म्यू बराबर कितना हो गया, √3 अपॉन, और √3 जो होता है हमने पढ़ रखा है, √3 की जो वैल्यू होती है कितना होता है, 1.732। तो मीन टू से म्यू जो होती है 1.732 के बराबर हो गया। अगर एक लाइट 60 डिग्री एंगल से एयर से ग्लास में आती है, एयर से ग्लास में आती है, तो ऐसी कंडीशन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, अगर 60 डिग्री एंगल से बना के आती है, 30 डिग्री का एंगल बना लेती है, तो उसका जो म्यू बनेगा 1.732 के बराबर बनेगा।
लेकिन साइन के रेस्पेक्ट में से समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। इसे समझने के लिए हमने दूसरा मीडियम निकाला, वो था स्पीड के बेसिस पर। हम म्यू को स्पीड ऑफ लाइट के बेसिस पर भी इसे निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट के बेसिस पर कैसे निकालोगे इसे? इसमें यहाँ देखो जरा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अगर मैं बोलना चाहूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in one medium to another मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, एक तो साइन के रेस्पेक्ट निकाल सकते हैं और दूसरा रेस्पेक्ट ये रहता है कि हम उसको वन स्पीड कितनी थी पहले मीडियम में और कितनी स्पीड आई दूसरे मीडियम में, उन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। मीन टू से म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट in medium m1, मीडियम m1 में एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम m2। इन दोनों को लेते हुए हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर हम इस स्पीड ऑफ लाइट को v1 मानते हैं और दूसरे मीडियम में जो स्पीड होगी v2 मानते हैं, क्या मानते हैं? v2। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? म्यू इक्वल टू v1 अपॉन v2। इस तरीके से म्यू को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बात बता देते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, क्योंकि इट इज रेशियो। और जब भी कभी भी हम दो ऑब्जेक्ट का रेशियो निकालते हैं तो कभी यूनिट नहीं मिलती उसकी। यूनिट जब मिलती है जब हम कोई दो अलग अलग क्वांटिटीज को मेजर कर रहे हो या उन दो क्वांटिटीज मिलाकर के कोई नई क्वांटिटी बना रहे हो। लेकिन जब हम सेम क्वांटिटी का रेशियो निकाल रहे होते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें कोई ऐसी क्वांटिटी मिलती है क्योंकि यूनिट नहीं होती। हम आपको एग्जांपल देते हैं इसी तरीके से। ये सपोज करो यहाँ से जब एयर में स्पीड कितनी होती है? एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है? हाँ, 3 × 10⁸ ये हमारी क्या होगी? v1। क्या हो गया? v1। अब हमने लिया वाटर में, किसमें? वाटर में बेंट वाटर नॉर्मल हुआ तो तकरीबन इसकी 2.24 × 10⁸ थी। तो अब देखो म्यू क्या बना वाटर के अंदर, तो हमने देखा म्यू निकाला। म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है? 3 × 10⁸। 3 × 10⁸। अब डाउन में 2.24 × 10⁸। ये तकरीबन निकलता है 1.4 के करीब। तो म्यू जो हमारा म्यू क्या हो गया? 1.4। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि कोई मीडियम कितना बेंड कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट को, कि जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाएगा तो उसकी स्पीड में कितनी कमी आएगी। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आया तो इसकी स्पीड में कितनी कमी आएगी और यह स्पीड कितनी बढ़ सकती है और यह कितना बेंड हो सकता है। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इस बात का आइडिया लगता है। देखो ये लाइट की स्पीड थी, अब यहाँ पे आने पे कितना कम होगी लाइट की स्पीड? लाइट की स्पीड यहाँ पे एयर की स्पीड कितनी ज़्यादा थी? एयर की स्पीड कितनी ज़्यादा थी? मतलब कि 1.4 टाइम एज कंपेयर टू वाटर की स्पीड से ज़्यादा थी। जैसे वो वाटर में गई उसकी स्पीड इतनी कम हो गई, 1.4 टाइम उसकी स्पीड कम हो गई। और
और वहीं सिमिलर मैनर में वाटर से बाहर निकल आएगी तो इतनी स्पीड उसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये नॉलेज देता है कि एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाने पर उस ऑब्जेक्ट जो लाइट की स्पीड कम होगी या स्पीड ज़्यादा होगी वो बेंड करेगी या फिर बेंड टुवर्ड द नॉर्मल करेगी या बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल करेगी। एक में और हाँ, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो तरीके होता है, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन्हें समझ लो, इनकी डेफिनेशन दिखा रहा। एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम M1। यहां पे कुछ भी हो सकता है अदर देन वैक्यूम, अदर देन वैक्यूम। हम वैक्यूम को काउंट नहीं करेंगे टू अनदर मीडियम, टू अनदर मीडियम मीन टू से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम M1। M1 कुछ भी हो सकता है वैक्यूम को छोड़ करके, और दूसरे मीडियम में विद रेस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, इसे बोलेंगे M2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, म्यू इज इक्वल टू स्पीड इन मीडियम M1 अपॉन स्पीड इन मीडियम M2। यहां पे वैक्यूम नहीं होगा बस, और बाकी सब सेम रहेगा। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां पे मान के चलते हैं एयर हो सकती है, यहां ग्लास हो सकता है, वैक्यूम छोड़ सब कुछ हो सकता है। सेकंड होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to the speed of light in another medium, speed of light in another medium, speed of light in another medium। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, इसमें किसी के रेस्पेक्ट में लेंगे हम, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में जब लेते हैं तो उसमें जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आता है वो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इस बात का अंतर होता है कि उसमें स्पीड वैक्यूम में नहीं होती है और हर मीडियम हो सकती है, और वहीं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वैक्यूम में लेते हैं जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो म्यू क्या होगा उसका? म्यू इज इक्वल टू स्पीड of light in vacuum में and speed of light in medium and speed of light in medium। मेरे से हाँ, speed of light in vacuum with respect to speed of light in air।
अब देखो असल में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होता है हमारा 3 × 10⁸ 2.9978 तक के अराउंड में होता है, और ये तकरीबन अप्रोक्स है, ये एकदम अप्रोक्स रहता है। देखो ये जो होता है ना, ये बिल्कुल अप्रोक्स होता है एज वैक्यूम में। वैक्यूम हमारी कितनी स्पीड आती है, इतनी, और एयर में कितनी आती है 3 × 10⁸। देखो ये हमारा वैक्यूम की है और ये हमारी एयर की है। देखो ये वैक्यूम और ये एयर, वैक्यूम और एयर दोनों तकरीबन सेम होते हैं। इसी वजह से अगर हम चाहें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह आमतौर पर वैक्यूम की जगह एयर को ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए कच्चा, क्योंकि हम हर जगह वैक्यूम तो लेके जा नहीं सकते, लेकिन एयर हर जगह होती है। इसीलिए हम एक आइडिया लेने के लिए हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ले सकते हैं। हम स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो एयर की रेस्पेक्ट में ले सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। हम वैक्यूम भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एयर भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? एयर भी ले सकते हैं। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तकरीबन सेम ही होती है जैसी स्पीड हमें वैक्यूम के अंदर मिलती है। इसलिए हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और का रेशियो और स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वैक्यूम की रेस्पेक्ट में भी हम म्यू की वैल्यू करेक्ट निकाल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में करेक्ट मिल सकता है। इसके बाद लिख लिया? बंद करते हैं उसको, सिर्फ लिख रहे हैं तो। अरे अब देखो, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं म्यू को। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज करो हमारा मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है, तो हम चाहे ऐसे लिख सकते हैं मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ, मीडियम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। और हम ऐसे भी लिखा सकते हैं म्यू 1 to 2, मतलब एक मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ। और हम ऐसे भी लिखा सकते हैं म्यू 1 to 2, मीडियम 1 से 2 की तरफ। ये डिपेंड करता है किस तरीके से उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और देखो एक पॉइंट बताते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है रेसिप्रोकल होता है। और जब तो किसका रेसिप्रोकल होता है? जब रेयर से डेंसर जाता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है जब वो डेंसर टू रेयर जाता है। तो लिख देता हूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम M1 to M2 is equal to the reciprocal of refractive index from M1 to M1 मीन से
म्यू 1 से 2 की तरफ जाता है, जब हम इसे बोलते हैं कि म्यू 2 से 1 तक आता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या होता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। कैसे? अभी इसे देखना, इसे भी देखना बाकी है। तो देखिए यहां पे एयर, वाटर, एयर एंड वाटर, तो एयर एंड वाटर, तो यहां से नॉर्मल था, ये क्या है? नॉर्मल, नॉर्मल से बेंड हुआ, तो इसकी स्पीड कितनी थी? जब ये मीडियम 1 m1 और ये मीडियम 2, हाँ, तो देखो मीडियम 1 से μ1 टू μ2 कितना हुआ? इस यहाँ पे स्पीड थी इसकी b1 और यहाँ पे स्पीड इसकी b2, कितना हुआ? स्पीड b1 और स्पीड b2, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। स्पीड जब यहां से यूं जा रहा था तब स्पीड कितनी थी? b1 अपॉन b2, स्पीड ऑफ मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ मीडियम 2। अब वहीं देखो, अब क्या किया हमने? यहाँ पे देखते हैं ना, यहाँ पे देखो इसको, वही चीज, यहाँ से लाइट अब यहाँ से आती है यूं, अब क्या हुआ? वाटर में, वाटर ऊपर है तो इसकी स्पीड कितनी है? b2 ऊपर आ गई और b1 नीचे आ गया, b2 ऊपर आ गया, b1 नीचे आ गया। तो अब ऐसी कंडीशन क्या होगा? बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसमें म्यू क्या बना? इस कंडीशन में म्यू क्या बना हमारा? म्यू टू μ1 इक्वल टू μ2 b1 b2, मतलब से म्यू मतलब कि मीडियम 2 से मीडियम 1 की तरफ स्पीड कितनी? b2, तो b2 ऊपर आ गया और b1 नीचे आ गया। दोनों को देख सकते हो, b1 b2 और b2 b1, केवल अंतर किस बात का है? ऊपर नीचे, रेसिप्रोकल है। क्या है? रेसिप्रोकल। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, इस वाले का रेसिप्रोकल कर दूं और लिख दूं इसे कैसे? μ1, इसे बन कर दिया और थोड़ा सा रेज करता हूं मैं इसे, देखो हम क्या कह सकते हैं इसे? 1 μ2, अगर हमसे 1 b1 अपॉन b2 है, ठीक है, और अगर मैं बोलता हूं 1 अपॉन μ2 से 1 की तरफ, क्या आता है? ये भी b1 अपॉन b2 के बराबर ही होता है। क्यों? देखो ये उल्टा हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल, ये भी रेसिप्रोकल हुआ ना, तो ये b1 ऊपर था तो b1 नीचे था, b1 ऊपर आ गया, b2 ऊपर था, b1 नीचे आ गया। तो ये दोनों जब सेम है तो क्या हुआ? 1 μ2 1 एंड 1 अपॉन 2 μ1, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। मीन टू से तो अब आगे हम अगला टॉपिक लेते हैं। देखो यहाँ पर ग्लास स्लैब में देखते हैं, क्या देखते हैं? ग्लास स्लैब में, इसी चीज को ग्लास स्लैब में देखते हैं। ग्लास स्लैब से यहाँ से यूँ आया नॉर्मल, यहाँ से यूँ आया, यहाँ से आया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ? स्पीड b1, स्पीड b2, स्पीड यहाँ भी b2 रहेगी, स्पीड b1, ठीक है। पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ आया, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ हुआ। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ पे हम लेते हैं μ1 से 2, μ1 से 2, और यहाँ के लिया μ2 1। तो कितना हुआ? यहाँ μ1 कितना है? ये 1 μ2 कितना है? स्पीड b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, एंड यहाँ पे स्पीड कितनी है? यहाँ की स्पीड कितनी? म्यू, अभी एक है मीडियम नंबर m1
ये मीडियम नंबर m2 और ये मीडियम नंबर m1। अब μ2 से μ1 में कितना हुआ, v2 अपॉन v1। क्लियर। अब देखो, अब क्या कह सकते हैं इसको, ये भी हमें भाई रेसिप्रोकल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, रेसिप्रोकल दिख रहा है। हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, इसका और इसका मल्टीप्लाई। तो क्या किया, 1 μ2 इंटू 2 μ1, इन दोनों का कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पर कितना हुआ, b1 अपॉन b2 इंटू v2 अपॉन b1। मल्टीप्लाई हो गया। क्या लिखता है यहां से, b1 से b1 कैंसिल, b2 से b2 कैंसिल। क्या बना, 1 μ2 इंटू 2 μ1 बराबर 1। अब इसे तुम चाहो तो वैसे लिख सकते हो, इसे चाहो तो कैसे लिख सकते हो, 1 μ2 बराबर 1 2 μ1। और तुम इसे इस प्रूफ की तरह लेना चाहो, प्रूफ की तरह भी ले सकते हो इसको। इसे चाहो तो तुम इसे प्रूफ भी लिख सकते हो। क्या लिखते हो, प्रूफ। किसका, प्रूफ ऑफ 1 μ1 1 μ और 2 μ1 का प्रूफ है ये रेसिप्रोकल। राइट डाउन। हाँ, अब हम चलते हैं एप्लीकेशन रिफ्लेक्शन पर। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑन डिपिंग stick in water, it look bended, it look bended। मीन टू से, जब एक लकड़ी को हम पानी में डालते हैं तो वो बेंड हो जाती है या बेंड नजर आती है। तो ये जो होता है ये रिफ्रैक्शन की कारण होता है। रिफ्रैक्शन कारण कैसे, यहां देखो जरा, यहां पर एक टब था, इसमें क्या लिया, एक लकड़ी को लिया, एक ग्रीन कलर की लकड़ी ली हमने, एक लकड़ी ली हमने और इसे हमने आंखों से देखा। क्या देखा, आंखों से हमने इसे देखा। फिर कुछ समय के बाद हमने क्या किया, इसमें हमने वाटर फिल किया। क्या किया, वाटर फिल कर दिया हमने, इसमें वाटर को फिल कर दिया। इस टब में हमने क्या कर दिया, वाटर को फिल कर दिया। अब जैसे हमने इसमें वाटर फिल किया तो क्या हुआ, देखो यहाँ पर जो स्टिक जो थी हमारी, जो लाइट जो बेंडिंग की पावर थी, थोड़ा सा और वाटर भर देते हैं। और जैसे हमने यहाँ पे ऐसे स्टिक भरा, हमने क्या देखा, जो ये लाइट जो यहाँ पे मीट कर रही थी वो यहाँ मीट करने की बजाय यहाँ पे ही आकर के मीट कर गई, यहाँ पर आकर के मीट कर गई। और हमें जो लकड़ी की एक्चुअल डिस्टेंस ये था, हमें लकड़ी यहाँ पे दिखने की बजाय हमें लकड़ी यहाँ दिखने लगी, यहाँ पर यूँ दिखने लगी। जो ये लकड़ी थी वैसे तो यहाँ पे थी, लेकिन जैसे इन्हें वाटर फिल किया, वाटर
इन तब ये लकड़ी जो होती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हट करके यहां पर बेंड हो गई। तो यहां पर मैं ऐसा लगा कि यहां पर है, बट एक्चुअल लकड़ी यहां पर अंदर तक थी, लेकिन हमें क्या लगा लकड़ी यहां पर है। ये इसके पीछे कौन सी फिनोमेना काम किया? रिफ्लेक्शन। क्योंकि देखो यहां से जैसे लाइट आया बेंड होगी, क्या हुई है? बेंड होगी लाइट। लाइट के बेंड होने की वजह से लाइट जैसी बेंड हुई यहां पर रिफ्लेक्शन प्रोसेस हो गया। दूसरी फिनोमेना होती है सेकंड bucket appears less deep as it actually मीन से जब एक पानी से भरी हुई बाल्टी हमें कम गहरी नजर आती है जो कि वो एक्चुअल में है। बकेट filled with water appears less deep, कम गहरी नजर आती है। कैसे? यहां देखो, ये बकेट, हम बकेट को ऊपर से देख रहे थे, क्या कर रहे थे? ऊपर से यूं देख रहे थे, बकेट को हमने ऊपर से देखा। तो यहां से हमारी लाइट यहां से पड़ रही है और यहां तक हम पानी फिल नहीं था, तो हम यहां से पूरा ऐसे देख पा रहे थे, यहां से हम पूरा ऐसे नोटिस कर पा रहे थे, और यहां से पूरा नोटिस कर पा रहे थे लाइट। जैसा कि हमने पहले जाना कि दो इमेज, आंख को इमेज बनाने के लिए दो रेस की जरूरत होती है, तो दो रेस यहाँ पे टच कर रही थी, क्या कर रही थी? यहाँ टच कर रही थी। लेकिन हमने क्या किया? इसमें वाटर फिल किया। क्या किया? वाटर फिल कर दिया। फिल वाटर फिल इन इट। जैसे हमने वाटर इसमें फिल किया, बकेट में वाटर फिल किया, देखो हमने इसमें वाटर फिल कर दिया, और यदि वाटर फिल किया तो ये जो रेस जो थी एक्चुअल बेंडिंग यहां पर ही हो गई। देखो रेस जो थी जहां पर मिलना चाहिए था, ऑब्जेक्ट यहां पर है लेकिन इमेज यहां बनी। देखो ऑब्जेक्ट वाटर की वजह से क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया, तो हमें इतना कम डीप लगा, इतना कम डीप नजर आया। हमें लगा कि बाल्टी केवल इतना गहरा है, लेकिन इन एक्चुअल बाल्टी इससे भी ज्यादा गहरा था। तो ये फिनोमेना होती है बकेट जो होती है कम, लेस डीप नजर आता है। सेकंड फिनोमेना जो होती है हमारी उसके बाद थर्ड, वर्ड्स appear much larger when we see in them glass. Word appears larger than actual size. Word appear larger than actual size. देखो मैंने लिखा do your work। क्या लिखा? do your work। अब do your work में इस तरीके से ऐसा लग रहा है, लेकिन अब मैंने क्या किया? एक ग्लास लिया और मैंने यहां तक आवर वर्क ले लिया। क्या ले लिया? आवर वर्क लिया। इस पर मैंने क्या लगा दिया? इस पर मैंने ग्लास यहां से यहां तक का ग्लास लेके आ गया। मैंने यहां पे लेकर के यहां से एक ग्लास यहां पे रख दिया करके। जैसे ही मैंने ग्लास रखा तो जो एक्चुअल वर्ड्स थे, एक्चुअल वर्ड के कंपैरिजन में दो आवर वर्क जो था, आवर वर्क वाले जो वर्ड्स थे वो ज्यादा बड़े हो गए, मुझे ज्यादा बड़े नजर आने लगे। इसका वजह क्या था? इसकी वजह भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है। क्या रहता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी तरीके से अगर लेमन जो होता है, क्या होता है? लेमन, एक लेमन पानी के अंदर
पानी के अंदर लेमन होता है तो अपने एक्चुअल साइज से थोड़ा बड़ा नजर आता है। क्या नजर आता है? ये इसका एक्चुअल साइज है, एक्चुअल साइज। और पानी फिल होने की वजह से, पानी के फिल होने की वजह से लेमन का जो साइज होता है वो थोड़ा सा हमें बड़ा सा नजर आता है। यार लेमन ही क्यों, हम कोई भी चीज़ डाल दें, हम चाहे अपने वो क्या कहते हैं अपने हाथ को डाल दें, पानी में अपना हाथ डाल दें तो अपना हाथ भी कितना बड़ा सा लगता है पानी में। उसका रीजन क्या है? उसका रिफ्लेक्शन की वजह होती है। क्या होती है? उसका भी वजह होता है रिफ्लेक्शन ही होता है। और एक और प्रोनाउन लेके चलते हैं रिफ्लेक्शन की, वो ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, तारों का चमकना। जो तारे चमकते हैं वो भी रिफ्लेक्शन की वजह से ही चमकते हैं। और इसमें रिफ्लेक्शन काम करता है एटमॉस्फेयर। क्या काम करता है? एटमॉस्फेयर। जैसे कि ये हमारा, तुम यहाँ पर खड़े हो और यहाँ पर तारे चमक रहे हैं, हाँ, और और तुम्हारे बीच में यहाँ पे काम करता है ये एटमॉस्फेयर। ये जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन काम करता है। जो यहाँ से लाइट आती है, लाइट इसे रिफ्लेक्ट कर देता है और रिफ्लेक्ट करने के बाद ये ज़्यादा अच्छे से ग्लो करती है और तुम्हें ऐसा लगता है कि कितना स्टार ग्लो कर रहा है। क्योंकि देखो जो रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, रिफ्लेक्शन जो होता है एटमॉस्फेयर की रिफ्लेक्शन, जैसे इसमें साइज बढ़ा देता है, जैसे साइज बढ़ा दिया, वर्ड बड़ा कर दिया, उस रिफ्लेक्शन भी इनकी कम लाइट को भी ज़्यादा लाइट दिखा देता है। इसलिए तारे दूर से दिखने पर हमें बहुत ज़्यादा ऐसे लगते हैं कि बहुत ही ज़्यादा चमक रहे हैं, लेकिन जब हम उनके पास में आते हैं तो वो शायद उतनी लाइट नहीं देते। लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से जब वो वहाँ से गुजरता है रिफ्लेक्शन, तो उनका रिफ्लेक्शन जो होता है बढ़ जाता है और वो जो ग्लो होता है वो बहुत ज़्यादा दिखता है हमें। इसलिए जब स्टार्स होते हैं, हम रात में कितने चमक रहे हैं, तो रात में चमकने का कारण मेन यही होता है कि वो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से उनकी लाइट स्कैटर्ड हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है, तो वो फैल गई है। तो हमने कौन कौन सी एप्लीकेशन देखी, हम एक बार देख लेते हैं। हमने एप्लीकेशन देखी रिफ्लेक्शन की, कौन कौन सी? स्टिक का देखा, स्टिक कैसे बेंड होती है, बर्ड लार्ज हो जाते हैं, लेमन का देखा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार देखा, एंड वर्ड्स। इसी तरीके से जो मिराज होता है, मिराज की जो प्रोसेस, जो मिराज जो होता है मतलब कि चीज़ों का उल्टा दिखना। समुद्र में या फिर रेगिस्तान में जब हम जाते हैं तो हमें कोई चीज़ जो होती है उल्टी नजर आती है, इन्वर्ट नजर आना। जैसे कि हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, जैसे कि पेड़ यहाँ पे यूँ खड़ा है, एक पेड़ है वो यूँ खड़ा है, लेकिन वो हमें कैसा रहा है? उल्टा। यहाँ से हम यूँ देख तो रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि जो गर्मी या हवा जो यहाँ पे है, इसने क्या कर दिया, हमारी जो आंखें इधर जा रही थी उनको यूं हमारी रेस को रिफ्लेक्ट कर दिया और हमें वो पेड़ कैसा नजर आने लगा? उल्टा नजर आने लगा। या फिर कभी ऐसा भी होता है कि पानी बहुत ज़्यादा दूर है, पानी बहुत ज़्यादा दूर होने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि पानी हमारे बहुत ज़्यादा पास में है। या जैसे कि हम बहुत समय चल लिए, यहाँ पे तुम एक और थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हलवाई होता है, हलवाई जब खाना बना रहा होता है तो उसमें से तुम पास में जाके देखना कि वो जो भाप उड़ती है उसमें से रिफाइंड में से भाप जो भाप उड़ती है, भाप